ईरान एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में अपनी वीरता, कला और संस्कृति के लिए अमर है। इसे दुनिया सभ्यता का पालना मानती है, लेकिन आज जब हम ईरान की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक इस्लामिक गणतंत्र की तस्वीर आती है, जहां से आए दिन हिंसा और पाबंदियों की खबरें आती रहती है। मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट बताती है कि जो महिलाएं अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाती है, उन्हें जेलों में भयानक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 22 वर्षीय महसा अमीनी का मामला है। सितंबर 2022 में महसा को केवल इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उनका हिजाब कथित तौर पर अनुचित था। पुलिस हिरासत में उनकी मौत ने पूरे देश में विद्रोह की आग लगा दी। सरकार ने इन प्रदर्शनों को कुचलने के लिए बल प्रयोग किया, जिसमें सैकड़ों प्रदर्शनकारी मारे गए और हजारों महिलाओं को जेल में डाल दिया गया। ईरान में लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र बहुत कम 13 वर्ष है और पिता के अनुमति से इससे भी कम उम्र में शादी की जा सकती है, जो बाल विवाह और शोषण को बढ़ावा देता है। अब सवाल आता है कि क्या शुरू से ही ईरान ऐसा था? क्या यहाँ हमेशा से इतनी पाबंदी थी? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपका द जियो पल्स चैनल पर। आज हम बात करेंगे ईरान की, जो हाल के दिनों में अपने मिसाइल हमलों और परमाणु कार्यक्रमों को लेकर चर्चा में है। इसलिए चलिए फारस की खाड़ी के इस गौरवशाली राष्ट्र की यात्रा शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे एक आधुनिक देश कट्टरपंथ की जंजीरों में जकड़ गया। ईरान का इतिहास इस्लाम के आगमन से हजारों साल पुराना है। 550 ईसा पूर्व में साइरस द ग्रेट ने पहले फारस साम्राज्य की नींव रखी। वे दुनिया के पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी किया था। इसके बाद डेरियस प्रथम का दौर आया, जब फारस की सीमाएं भारत की सिंधु घाटी से लेकर यूरोप के ग्रीस तक फैल गई। उस समय ईरान के लोग जरथुस्त्र धर्म को मानते थे, जो अच्छी सोच, अच्छे शब्द और अच्छे कर्म पर आधारित था। इसके बाद पार्थियन और सासानी राजवंशों ने शासन किया। सासानी काल में ईरान का स्वर्ण युग कहा जाता है, जिसमें कला, संगीत और वास्तुकला ने नई ऊंचाइयों को छुआ। इस्लाम का आगमन और सांस्कृतिक परिवर्तन को समझते हैं। 7वीं शताब्दी ईरान के इतिहास का एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। 651 ईस्वी में अरब की मुस्लिम सेनाओं ने सासानी साम्राज्य को पराजित कर दिया। इसके साथ ही ईरान में इस्लाम का प्रसार शुरू हुआ। हालांकि धर्म बदल गया, लेकिन ईरानियों ने अपनी विशिष्ट पहचान नहीं खोई। उन्होंने अरबी लिपि को तो अपनाया, लेकिन अपनी भाषा फारसी को जीवित रखा। ईरानी विद्वानों ने गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में इस्लामी दुनिया को नेतृत्व दिया। 13वीं शताब्दी में चंगेज खान और बाद में तैमूर लंग के हमलों ने ईरान के शहरों को तहस नहस कर दिया। सफाविद राजवंश, इस काल में ईरान का पुनर्जन्म हुआ। शाह इस्माइल प्रथम ने शिया इस्लाम को ईरान का राजकीय धर्म बनाया, जिसने ईरान को उसके सुन्नी पड़ोसी देशों जैसे ओटोमन साम्राज्य से अलग पहचान दी। इस्फहान जैसे शहर दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर बने। 20वीं सदी के शुरुआत में ईरान विदेशी शक्तियों ब्रिटेन और रूस के प्रभाव में था। 1925 में रजा शाह पहलवी ने सत्ता संभाली और ईरान में आधुनिकता की शुरुआत रजा शाह पहलवी और उनके बेटे मोहम्मद रजा शाह के दौर में हुई। 1963 में शाह ने सुधारों की एक लहर शुरू की। उन्होंने जमींदारी प्रथा खत्म की और महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया, जिसे सफेद क्रांति के नाम से जाना जाता है। उस दौर की तस्वीरों में आप तेहरान की सड़कों पर महिलाओं को बिना हिजाब, आधुनिक फैशन और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते देख सकते हैं। तेहरान यूनिवर्सिटी दुनिया के बेहतरीन शिक्षण संस्थानों में गिनी जाती थी। सिनेमा, संगीत और कला पर कोई पाबंदी नहीं थी। ईरान पश्चिमी दुनिया का सबसे करीबी सहयोगी था। उस दौर ईरान पूर्व का पेरिस हुआ करता था। रजा शाह ने रेलवे, आधुनिक शिक्षा और न्याय प्रणाली की शुरुआत की और अर्थव्यवस्था को तेल की कमाई से मजबूत किया। हालांकि देश आधुनिक हो रहा था, लेकिन शाह का शासन तनाशाहपूर्ण था। धार्मिक नेता और आम जनता उनकी पश्चिमी नीतियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ होने लगे। 1979 में ईरान में एक क्रांति हुई, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ईरान में शाह के खिलाफ विद्रोह जब अपने चरम पर पहुंच गया और शाह देश छोड़कर भाग गया, तब अयातुल्लाह खुमैनी 1 फरवरी 1979 को एक चार्टर विमान से पेरिस से तेहरान लौटे। उनकी वापसी के साथ ही ईरान में राजशाही का अंत हुआ और एक इस्लामी गणतंत्र की स्थापना हुई।
अयातुल्लाह खुमैनी वो नेता थे जिन्हें 4 नवंबर 1964 को ईरान से निर्वासित किया गया था। इसका मुख्य कारण था खुमैनी द्वारा ईरान के तत्कालीन शासक शाह मोहम्मद रजा पहलवी की नीतियों का कड़ा विरोध करना था। विशेष रूप से उन्होंने सफेद क्रांति और अमेरिका के साथ हुए एक समझौते का विरोध किया था, जिसे कैपिटुलेशन बिल कहा जाता था। इस बिल के तहत अमेरिकी सैन्य कर्मियों को ईरानी अदालतों में मुकदमों से छूट दी गई थी। उनके भाषणों से जनता भड़क रही थी, इसलिए शाह की सरकार ने उन्हें देश से बाहर निकालने का फैसला किया। खुमैनी का निर्वासन लगभग 14 से 15 साल तक चला, जो 3 अलग अलग देशों में भी था। सबसे पहले वर्ष 1964 से 65 में उन्हें तुर्की के अंकारा और फिर वर्षा शहर में भेजा गया। वहां उन्हें धार्मिक पोशाक पहनने की अनुमति नहीं थी। तुर्की के बाद वर्ष 1965 से 1978 तक वे इराक के पवित्र शहर नजाफ चले गए, जहां वे लगभग 13 साल रहे। यहीं से उन्होंने अपने संदेशों को ऑडियो टेप के जरिए ईरान में भेजना शुरू किया, जिससे क्रांति की नींव मजबूत हुई। इराक के दबाव के बाद वर्ष 1978 तक वे पेरिस, फ्रांस के पास नौफले ले सातो चले गए। पेरिस में रहने के दौरान उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कवरेज मिला, जिससे उनकी आवाज पूरी दुनिया में पहुंच गई। अयातुल्लाह खुमैनी का 1964 का निर्वासन शाह के लिए एक आत्मघाती कदम साबित हुआ, जो ईरान के भीतर दब सकता था। उसने निर्वासन में रहकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी शक्ति बढ़ाई और अंततः शाह के साम्राज्य को उखाड़ फेंका। कल्पना कीजिए एक ऐसे मध्य पूर्वी देश की जहाँ सड़कों पर महिलाएं मिनी स्कर्ट पहनती थी, रॉक कंसर्ट होते थे और जहाँ की यूनिवर्सिटी यूरोप को टक्कर देती थी। जनवरी 1979 में भारी विरोध के बाद शाह को ईरान छोड़ना पड़ा। फरवरी में अयातुल्लाह खुमैनी निर्वासन से लौटे और सत्ता संभाली। ईरान एक राजशाही से बदलकर इस्लामी रिपब्लिक बन गया और रातों रात ईरान की कहानी बदल गई। जो महिलाएं कल तक अपनी मर्जी के कपड़े पहनती थी, उनके लिए हिजाब अनिवार्य कर दिया गया। संगीत, शराब और पश्चिमी फिल्मों पर पाबंदी लगा दी गई। स्कूलों की किताबों से लेकर यूनिवर्सिटी के सिलेबस तक को बदल दिया गया। जो लोग उदारवादी थे, या तो वे देश छोड़कर चले गए या उन्हें चुप करा दिया गया। हालांकि ईरान में महिलाएं बहुत शिक्षित है, फिर भी उन्हें कुछ खास क्षेत्रों में काम करने से रोका जाता है। कई विश्वविद्यालयों में कुछ विषयों जैसे इंजीनियरिंग के कुछ क्षेत्र में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ताकि उन्हें पारंपरिक पारिवारिक भूमिकाओं तक सीमित रखा जा सके। ईरान में शाह का शासन था और वे अमेरिका के कट्टर दोस्त थे। 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई और शाह को देश छोड़ना पड़ा। अयातुल्लाह खुमैनी ने सत्ता संभाली और अमेरिका को ग्रेट सैटर्न, बड़ा शैतान घोषित कर दिया। 4 नवंबर 1979 को ईरानी प्रदर्शनकारियों ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर हमला कर 52 अमेरिकियों को 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा। इस घटना के बाद अमेरिका ने ईरान से सभी राजनीतिक संबंध तोड़ दिए, जो आज तक बहाल नहीं हुए हैं। क्रांति के तुरंत बाद 1980 में पड़ोसी देश इराक सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में ईरान पर हमला कर दिया। यह युद्ध 8 वर्षों तक चला। इसमें दोनों तरफ के लाखों लोग मारे गए। ईरान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, लेकिन ईरानियों ने अपनी संप्रभुता की रक्षा की। अमेरिका का मानना है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, जो इजराइल और दुनिया के लिए खतरा है। ओबामा प्रशासन के दौरान ईरान और दुनिया की महाशक्तियों के बीच एक समझौता हुआ। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने पर सहमति जताई और बदले में उस पर लगे प्रतिबंध को हटा लिए गए। साल 2018 में ट्रंप के वापसी के बाद पूरा परिदृश्य बदल गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते को अब तक का सबसे खराब सौदा बताया और अमेरिका को इससे बाहर कर लिया। उन्होंने ईरान पर फिर से कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। ईरान की जनता वर्तमान में भीषण आर्थिक तंगी से गुजर रही है। ईरानी मुद्रा रियाल का मूल्य डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया है। ईरान में महंगाई दर 40 से 50% के आसपास बनी हुई है, जिससे आम लोगों के लिए रोटी और दवाइयाँ खरीदना भी मुश्किल हो गया है। इसका मुख्य कारण अमेरिकी प्रतिबंध और भ्रष्टाचार है। ईरानी सरकार अब महिलाओं को नियंत्रित करने के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा ले रही है, जिसे सफेद लिबास और डिजिटल निगरानी के नाम से जाना जा रहा है। सड़कों पर लगे कैमरों के जरिए उन महिलाओं की पहचान की जाती है जो हिजाब नहीं पहनती। इसके बाद उन्हें मैसेज भेजकर धमकाया जाता है।
या उनकी गाड़ियों को जब्त कर लिया जाता है। बिना हिजाब वाली महिलाओं को दफ्तरों, बैंकों और मॉल में प्रवेश देने से मना कर दिया जाता है, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता छिन जाती है। यहाँ तक कि कानूनी मामलों में अक्सर एक महिला की गवाही की कीमत पुरुष की तुलना में आधी मानी जाती है। विरासत में भी बेटियों को बेटों की तुलना में कम ही हिस्सा मिलता है। ईरान में लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र बहुत कम 13 वर्ष है और पिता की अनुमति से इससे भी कम उम्र में शादी की जा सकती है, जो बाल विवाह और शोषण को बढ़ावा देता है। वर्ष 2025 में इजराइल और ईरान के बीच युद्ध हुआ। क्या दोनों देश शुरू से ही एक दूसरे के दुश्मन थे? तो ऐसा नहीं है। इजराइल और ईरान के बीच विवाद वर्तमान समय में सबसे जटिल भू राजनैतिक समस्याओं में से एक है। दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों देश हमेशा से दुश्मन नहीं थे। 1979 से पहले इनके बीच मधुर संबंध थे। उस समय ईरान इजराइल को तेल बेचता था और बदले में इजराइल ईरान को हथियार और खेती की तकनीक देता था। रजा शाह के समय भारतीयों के लिए ईरान जाना बहुत आसान था। उन दोनों देशों के बीच के विवाद का मुख्य कारण उनके धार्मिक और वैचारिक मतभेद है। 1979 की इस्लामी क्रांति से पहले ईरान में शाह का शासन था और वह इजराइल का मित्र था। क्रांति के बाद ईरान इस्लामिक गणराज्य बन गया। ईरान के नए नेतृत्व ने इजराइल को एक अवैध देश घोषित कर दिया और उसे मध्य पूर्व में पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका का एक औपनिवेशिक केंद्र माना। इजराइल का मानना है कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार विकसित कर रहा है। इजराइल इसे अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है, क्योंकि ईरान के कई नेता सार्वजनिक रूप से इजराइल को नक्शे से मिटाने की बात कह चुके हैं। ईरान सीधे युद्ध के बजाय अपने समर्थित समूहों के जरिए इजराइल को घेरता है, जिसे रेजिस्टेंस एक्सिस कहा जाता है। हिजबुल्लाह लेबनान, हमास गाजा और हूती यमन जैसे आतंकी संगठनों से इजरायली जहाजों पर हमला कराता है। दोनों देश मध्य पूर्व में अपनी दादागिरी स्थापित करना चाहते हैं। ईरान अपना प्रभाव सीरिया, इराक और लेबनान तक फैला चुका है, जिसे इजराइल ईरानी घेराबंदी के रूप में देखता है और इसे तोड़ने के लिए सीरिया में ईरानी ठिकानों पर अक्सर हवाई हमला करता है। 1 अप्रैल 2024 को इजराइल ने सीरिया के दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमला किया, जिसमें ईरान के 2 शीर्ष जनरल मारे गए। जिसके बाद अप्रैल 2024 में ही ईरान ने जवाबी हमला किया और यह छाया युद्ध सीधे टकराव में बदल गया। इस टकराव का मुख्य कारण बताया गया दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमला। जवाब में ईरान द्वारा इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए और अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम के 90% एनरिचमेंट तक पहुंचने की खबरें हैं। अमेरिका और इजराइल का मानना है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है, जो इस क्षेत्र के लिए एक रेड लाइन है। इसी वजह से आर्थिक प्रतिबंधों ने ईरान की कमर तोड़ दी है। वहाँ महंगाई 40 से 50% पहुंच चुकी है और मुद्रा रियाल ऐतिहासिक निचले स्तर पर है। युद्ध और आर्थिक प्रतिबंधों के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, जिससे वर्तमान में 2026 की शुरुआत में भी आर्थिक तंगी के कारण विरोध के स्वर उठ रहे हैं। वहाँ महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम पर है। सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार है। तो वहीं ईरान में महिलाओं का संघर्ष, उनकी शारीरिक स्वतंत्रता और मानव अधिकारों की लड़ाई है। जन जिंदगी आजादी, महिला जीवन स्वतंत्रता का नारा इस बात का प्रतीक है कि तमाम अत्याचारों के बावजूद ईरान की महिलाएं झुकने को तैयार नहीं है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? ईरान का इतिहास हमें सिखाता है कि यह देश कभी झुकना नहीं जानता, चाहे वहाँ सिकंदर का आक्रमण हो, मंगोलों की तबाही हो या आज के कठोर आर्थिक प्रतिबंध। लेकिन आज असली लड़ाई सीमा पर नहीं, बल्कि ईरान के भीतर लड़ी जा रही है। जन जिंदगी आजादी, महिला जीवन स्वतंत्रता का नारा इस बात का सबूत है। ईरान की महिलाएं और युवा अब बदलाव चाहते हैं। वे अपनी महान प्राचीन विरासत और आधुनिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन ढूंढ रहे हैं। ईरान का भविष्य क्या होगा? एक परमाणु संपन्न सुपर पावर या आंतरिक गृह युद्ध में घिरा देश? यह तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो द जियो पल्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या ईरान को परमाणु हथियार बनाने चाहिए? जय हिंद, जय भारत।